हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर एजुकेटर प्रदीप। टुडेज टॉपिक इज कैपलर्स लॉ। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो है ग्रहों के गति संबंधी कैपलर के नियम। कैपलर कौन थे? कैपलर्स लॉ रिगार्डिंग मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ये एक जर्मन के वैज्ञानिक जे कैपलर ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई वर्षों के खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर ग्रहों की गति के बारे में निम्न 3 नियम दिए। उनमें सबसे पहला जो नियम उन्होंने दिया वो था कक्षाओं के नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सबसे पहले बात ये पता हो जाए कि ये ऑर्बिट्स है क्या चीज़। ये ऑर्बिट्स मैंने कक्षा, इस कक्षा में यानी जिस कक्षा में ये घूम रहा है इस कक्षा में। पहले हम इस लॉ को पढ़ लेते हैं जरा, कक्षाओं के नियम को, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। यानी जो ग्रह होगा यहाँ पर, सपोज दैट जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाए, दीर्घवृत्ताकार। नॉट ए सर्किल, ये सर्किल नहीं है, ये दीर्घवृत्त है ये। अब ये बताएंगे कि भाई ये दीर्घवृत्ताकार क्या है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये होता है जिसकी 2 फोकई होते हैं, यानी फोकल लेंथ होती है जिसकी, एक ये हो गया और एक ये हो गया, उसका समझ में आ रहा होगा। यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तथा सूर्य इस कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। जैसे एक फोकस ये हो गया और एक फोकस ये हो गया, यानी सूर्य यहाँ पर स्थित होता है। यानी ये सन है आपका, ये जो यहाँ पर एस लगाया गया है ये क्या है? सन है। ये इसके एक फोकस पर स्थित हो, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर होगा, और बाकी ग्रह जो हैं इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे। यानी सभी ग्रह एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये भी ध्यान देना है, सभी ग्रह एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि भिन्न भिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं तथा सूर्य सदैव कक्षा के फोकस पर ही रहता है। यानी सूर्य बीच में ही रहती है। माना पृथ्वी परिक्रमा करती, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो पृथ्वी की कक्षा ये होगी। कोई दूसरा ग्रह होगा उसकी कक्षा दूसरी होगी, किंतु सूर्य जो है उसके एक फोकस पर, या तो इसमें या तो इसमें फोकस में स्थित होगा। ये जो है कैपलर का कक्षाओं का नियम है, यानी कैपलर का प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्षेत्रफलों का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज यानी कक्षा में घूमते हुए ग्रह का वेग एक समान नहीं रहता। यानी जो ग्रह इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसका वेग एक समान नहीं रहता, यानी कहीं पर उसका वेग ज़्यादा होगा और कहीं पर उसका वेग कम होगा। यानी कक्षा में घूमते हुए ग्रह का वेग एक समान नहीं रहता, बल्कि वह इस प्रकार बदलता रहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, यानी ग्रह, माना एक ग्रह यहाँ पर है, इस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा ये और ये, इसने यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए 1 दिन लिया, टाइम लिया। फिर माना कोई ग्रह यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेने पर इसका समय वही है, लेकिन वो नज़दीक पर है, तो क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों का, ये वही कह रहा है वहाँ पर कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल घेरती है। का मतलब ये है कि यदि ग्रह निश्चित समयांतराल डेल्टी, माना यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको डेल्टी समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी डेल्टी समय समान, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी डेल्टी समय, ये समयांतराल, माना यहाँ से डेल्टी समान, डेल्टी समान, डेल्टी समान है। मैं यानी ए से बी तक, ये ए से बी तक, सी से डी तक, या ई से एफ तक, और भी हो सकते हैं,
यानी ये कह सकते हैं हम कि तो क्षेत्रफल, यानी जो ये क्षेत्रफल ग्रहण हो रहा है यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 और भी हो सकते हैं, ये सभी समान होंगे। यानी क्षेत्रफल ASB या CSD या ESF ये सभी समान होंगे। यानी समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करेंगे। दूसरा जो नियम है, जो ग्रह सूर्य के निकट होता है उसकी चाल सबसे अधिक, और जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है, यानी जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है चाल सबसे कम। माने जब सूर्य से दूर होगा, जब ग्रह, माने यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ पर ये दूर है, तो इसकी चाल कम होगी। अर्थात जो ये दूरी है यानी ये चाल इसकी कम होगी। इससे पता चल रहा है अर्थात ये क्षेत्रफल इतना कवर करेगा। जब ये नज़दीक होगा तो इसको तेज़ चलना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफलों का नियम यही कहता है। तो ये ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करने के लिए इसको तेज़ी से भागना पड़ेगा, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा। कुल हम कह सकते हैं इस फिगर के अनुसार कि जब ग्रह दूर रहेगा तो उसकी जो चाल होगी वह कम होगी, और जब वह सूर्य के नज़दीक होगा तो उसकी चाल अधिक होगी। पुनः ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा द्वारा प्रति सेकंड घेरे गए क्षेत्रफल को ग्रह की क्षेत्रीय चाल यानी एरियल वेलोसिटी कहते हैं। अतः हम दूसरे शब्दों में इस नियम को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल है वह नियत रहती है, यानी जो चाल होगी यानी प्रति सेकंड उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, प्रति सेकंड उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, प्रति सेकंड उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। अब केपलर का तीसरा नियम, ये वाला तीसरा नियम, आवर्तकालों का नियम। आवर्तकालों का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, यानी परिक्रमण काल हम किसको कहेंगे, माना ग्रह यहाँ पर था, इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे हम उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। तो टी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इसको। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी मध्य दूरी के घन, सूर्य से उसकी मध्य दूरी यानी जो दूरी होगी सूर्य से उसकी मध्य दूरी यानी इसकी मध्य दूरी के घन, घन का मतलब उसकी घात 3, सूर्य से मध्य दूरी r, मध्य दूरी के घन यानी क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल t हो तथा उसकी सूर्य से मध्य दूरी r हो तो हम कह सकते हैं t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनलिटी टू r क्यूब। t स्क्वायर इज इक्वल टू के r क्यूब, जिसमें k एक नियतांक है। जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक होता है। जैसे बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, यानी जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक होगा, और जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा। जैसे बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, यानी सबसे कम है इसका। बच्चों, नोट्स के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। Thank you so much. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.